ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही समझा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस की पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बाहर आता है। उसको एनर्जी जो मिलती है वो फोटोन से मिलती है और 1:1 कोलिजन ही होगा, यानी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे सकता है। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलो और अंदर का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैंने एक रफ जैसा यहाँ आपको समझाने के लिए बताया है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स वो भी हैं जो एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स में बैठे हुए हैं। मैंने 3 ही ऑर्बिट्स बनाई हैं, के, एल और एम, और सुविधा के लिए इन तीनों को स्फेरिकली बनाया है। आपको पता है कि ये एक्चुअल शेप नहीं होती है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंड कराने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं पर भी घूम सकता है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बाहर आउटर मोस्ट शेल में है, एम में। उसके बाद एल शेल जो बीच वाला शेल है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 3, और के शेल में एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो सबसे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो हो गया नंबर 4। ठीक है, अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को मान लो फोटोन, 4 अलग अलग फोटोन स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन आपके दिमाग में आई गया, और मेटल सरफेस ये है, तो सबसे पहले तो इन सबको मेटल सरफेस तक पहुंचना है और फिर काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी वो बाद में बाहर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो फोटोन आएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को हिट करेगा, अपनी 70 जूल की उसको एनर्जी देगा। उस 70 जूल की एनर्जी में से 40 वो पोटेंशियल बैरियर दीवार क्रॉस करने में जा लगाएगा, और मेटल सरफेस से जब फ्री हो जाएगा तो 70 माइनस 40 हो जाएगा आपका 30 जूल, जो इसकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर यही दूसरा फोटोन, कोई और फोटोन नंबर 2, सेम एनर्जी 70 जूल की एनर्जी लेकर के, मान लो उसने एम शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट किया। ठीक है, तो इस एम शेल के इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को जब 70 जूल की एनर्जी मिलती है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। सबसे पहला, उसको इस एटम से, इस न्यूक्लियस से बाहर जाना है। वो इस नंबर 1 वाले की तरह फ्री नहीं है, वो कभी भी उठ करके एनर्जी लेके बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है ना, मैंने आपको एक पार्ट में बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन को आप अपना फ्री टाइम मान लो, आपकी क्लास नहीं लग रही है। ठीक है, इस बच्चे की क्लास लग रही है। ठीक है, तो उसको सिर्फ स्कूल के गेट से बाहर जाने का काम नहीं है, उसको तो पहले अपनी टीचर से क्लास से परमिशन लेनी होगी। क्लास से परमिशन लेके क्लास से बाहर जाएगा, तब स्कूल के गेट से बाहर जा सकता है। यानी उसे तो 2-2 बार एनर्जी खर्च करनी है ना। पहली एनर्जी क्लास से परमिशन लेने की, और फिर दूसरी एनर्जी स्कूल के गेट से बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी है। ठीक है, तो यहां मान लो क्योंकि ये सबसे बाहर बैठा हुआ है एम शेल में, इसको एटम से एनर्जी जो लेनी, मतलब परमिशन जो लेनी पड़ेगी वो काफी कम एनर्जी दे करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका इतना अट्रैक्शन नहीं है। तो इसने समझ लीजिए कि 10 जूल की एनर्जी खर्च की, 70 मिली इसको ना, 70 जूल में से इसने 10 जूल खर्च कर दिया। क्यों खर्च कर दिया? एटम से फ्री होने में। एक बार ये फ्री हो गया, अब इसके पास -10 कर दो, तो फ्री होने पर इसके पास कितनी बची? 60 में से अब अगला स्टेप, स्कूल से बाहर यानी मेटल सरफेस से बाहर दीवार फांदनी है, 40 जूल, तो 40 जूल की एनर्जी इसको यहाँ खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और 40 जूल की एनर्जी खर्च करने के बाद इसके पास अब बचती है ये 20 जूल, और ये बन जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये 10 जूल इसको फ्री होने के लिए खर्च करनी पड़ी, और ये इसको सरफेस से बाहर आने के लिए खर्च करनी पड़ी। ठीक है, अगर यही सारा प्रोसीजर फोटोन नंबर 3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा जो एल शेल के अंदर बैठा हुआ है, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन है। ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण क्या वो 10 जूल की एनर्जी से बाहर फ्री हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तीसरे इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए मान लो 20 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मान लो।
ठीक है। सो 70 थी उसके पास, उसको फ्री होने के लिए 20 खर्च करनी पड़ी, उसके पास बच गई सिर्फ कितनी 50, ठीक है। अब ये 50 जूल की एनर्जी से वो इस दीवार को क्रॉस करेगा और दीवार को क्रॉस करके उसके पास बचेगी 10 जूल एनर्जी, जो उसकी अब बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन जो फ्री था उसके पास काइनेटिक एनर्जी निकलने पर 30 जूल, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल से निकला उसके पास बाहर आने पर काइनेटिक एनर्जी बची 20 जूल, जो अंदर एम शेल से निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी बची सिर्फ कितनी 30 जूल, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 10 जूल, ठीक है। अब मान लो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि के शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इसको भी एक फोटोन स्ट्राइक करता है, ये फोटोन इसको भी अपनी एनर्जी देता है, ठीक है। अब ये एनर्जी लेकर के ये जो के शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको मिल गई इसकी 70 जूल की एनर्जी, ये सबसे अंदर है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, इसको सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एम वाले ने 10 की, एल वाले ने 20 जूल एनर्जी खर्च की फ्री होने के लिए, इसको नेचुरली ज्यादा यानी कि मान लो 30 जूल खर्च करता है, ठीक है। अब बची इसके पास 40 जूल की एनर्जी, इसके पास ये जो 40 जूल बचा ये सिर्फ और सिर्फ इसको मेटल सरफेस से बाहर लाने का काम कर सकता है, दिख रहा है। 40 जूल मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए चाहिए और 40 जूल की ही उसके पास एनर्जी है, तो वो मेटल सरफेस से बाहर आ गया, आ तो गया, लेकिन क्या उसके पास ये फ्री होने के लिए और ये सरफेस से बाहर आने के लिए, ठीक है। अब उसके पास कितनी एनर्जी बची, 0, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 0, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जहां से वो बाहर फेंका गया है, ये तो मेटल सरफेस से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, 4 के 4 बाहर आ गए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कौन सी जगह से बाहर आए हैं, फ्री है या एल शेल में है या एम में है कि के में है, वो एटम में कौन सी जगह से बाहर आए हैं वो डिपेंड करता है उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो यहां हमारे एग्जाम्पल में 30 जूल है। जैसे जैसे वो अंदर के शेल से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो फ्री होके बाहर तो आ जाएंगे लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0, उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, वो सिर्फ फ्री होके बाहर आ सकेंगे, ठीक है। सो ये हमने बात की, ये कैथोड आप याद करो हमने वो वाला डायग्राम किया था, ये प्लेट वाला, यहाँ सी था, यहाँ से लाइट आ रही थी और यहाँ पर ए वाली प्लेट थी जो उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव लगा करके, याद आ रहे हैं ये वाला डायग्राम। सो ये यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है, सी और ए बनाया है, ये मेटल सरफेस सी में से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, कहां से ये बाहर आए हैं वहां उसके हिसाब से इनके पास काइनेटिक एनर्जीज होंगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लेगा और बाकी शेल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी और ये प्लेट ए यहां इनको अपनी तरफ बुलाता है, ठीक है। अब अगर आप याद करें तो हमने ग्राफ में और बड़ी बार कहा था कि अगर प्लेट ए पर कोई पोटेंशियल नहीं भी है तो भी करंट की वैल्यू 0 नहीं है। याद आ रहा है आपको, हमने कहा था मान लो ए प्लेट पर पोटेंशियल कितना है, 0, तो भी करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, थोड़ा बहुत करंट मिलेगा ही मिलेगा। याद आ रही है ये वाली बात? तो ये यहां से अब आपको समझ में आएगा। मान लो यहां 4 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, बहुत हाई स्पीड और एक बिल्कुल धीरे धीरे से चल रही है, यहां पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, यहां पोटेंशियल है 0।
तो क्या ये छोटी सी गाड़ी जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं है यहां तक पहुंच सकेगी? नहीं पहुंचेगी। ये वाली भी आधे रास्ते तक दम मार जाएगी, ये वाली भाई नहीं पहुंच पाएगी। ये वाली जो सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसको इसके पोटेंशियल से, इसके अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसकी अपनी एनर्जी इतनी है कि ये अपनी एनर्जी से बिना पॉजिटिव अट्रैक्शन के भी ये इलेक्ट्रॉन अपने आप प्लेट ए तक पहुंच जाता है। और ये जब प्लेट ए तक पहुंच जाता है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो ए पर कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होने के बावजूद, कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होने के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्लेट तक पहुंच जाते हैं और उनके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता है, इवन व्हेन देयर इज नो पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए। ठीक है। सो ये हिस्सा ग्राफ का हमने समझ लिया। अब ये वाला हिस्सा समझने वाली बात है कि क्यों करंट बढ़ता है जब आप ए का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो। ठीक है। ये तो आपको यहां से समझ में आएगा ही नेचुरली। अगर मैं इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा के +5 कर देती हूं, +5 वोल्ट, तो ये तो बिना किसी मदद के पहुंच रहा था, तो इसने तो पहुंचना ही पहुंचना है। अब ये वाला जो थोड़ी दूर पर आकर के यहां तक रुक गया था, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसको ये अट्रैक्शन ये बाकी का रास्ता कवर करा देती है। ठीक है। तो पहले जहां एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, अब वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है। अब मैं इसको +5 से +10 कर दूं अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ यहां तक ही पहुंच पा रहा था, +5 में भी यहीं तक पहुंचा था, अब ये +10 की मदद से बाकी का रास्ता कवर कर लेता है और यहां तक पहुंच जाता है। और पहले 1 और 2 आ रहे थे, अब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसके कारण आपका करंट फिर से थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है। अब अगर आप इसको और बढ़ा करके 15 कर देते हो, और बढ़ा दो, 15 प्लस कर दो, तो इतनी अट्रैक्शन हो जाएगी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है अपनी खुद की, लेकिन ये इस अट्रैक्शन से दौड़ता हुआ इस तरफ पहुंच जाएगा और चारों इलेक्ट्रॉन्स, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, 4 के 4 यहां पर इकट्ठे आ गए, यानी करंट पहुंच गया मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट हो गया। पहले यहां 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, फिर 1 और 2 पहुंचे, फिर 1, 2, 3 पहुंचे, और अब यहां 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए और करंट की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अगर मैं इसको बढ़ा करके 20 कर देती हूं, मैंने कहा चलो और बढ़ा देती हूं, तो भी करंट 4 ही इलेक्ट्रॉन्स के कारण आएगा, है ना, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन तो रिलीज ही नहीं हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 के 4 यहां इकट्ठे हो गए, तो जो करंट 4 के कारण आ रहा है उतना ही करंट 20 पर भी मिलेगा, उतना ही करंट 30 पर भी मिलेगा, उतना ही 50 पर। आप जितना मर्जी बढ़ा लो इसको, लेकिन करंट की वैल्यू अब क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो सारे के सारे अट्रैक्ट होकर के प्लेट के पास आके करंट बना रहे हैं। इसलिए करंट अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पर पहुंच करके क्या हो गया? कांस्टेंट और मैक्सिमम सैचुरेट हो गया। ठीक है। सो ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया होगा कि कैसे करंट 0 नहीं था, इवन ए प्लेट पर 0 होने के कारण 0 नहीं था। वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आता था, उसको फर्क ही नहीं पड़ा यहां पॉजिटिव था नहीं था, वो पहुंच गया और उसने फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। और जैसे जैसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती गई और एक टाइम पर ये मैक्सिमम हो गया और मैक्सिमम ही बना रहा। सो ये ग्राफ यहां पर एक्सप्लेन हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका दूसरा हिस्सा
कि अगर आप इस प्लेट ए को नेगेटिव कर देते हो तो क्या होगा, है ना। अगर आप इसे नेगेटिव कर देते हो तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे थे अब वो अट्रैक्ट हो करके नहीं आ रहे हैं, है ना।